दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है। पेट भरने के लिए इंसान सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। कभी कभी तो इंसान वो सब कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वक्त, हालात और किस्मत के आगे मजबूर हो जाता है। मेरा नाम सोनिया है। मेरा रिश्ता भी एक ऐसे ही गरीब घर से है, जहाँ एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। हम सब 5 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूर थे, सामान ढोने का काम करते थे और मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही कमा सकते थे कि वो हमें एक वक्त की रोटी ही पेट भरकर खिला सके। मैं 18 साल की हुई तो मैं भी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मालकिन की बेटी भी मेरी ही उम्र की थी और वो हर समय मोबाइल पर लगी रहती थी। मैं सफाई करने के बाद उस लड़की के कमरे में बैठी रहती। वो अपने माँ बाप की एक अकेली ही बेटी थी, इसीलिए मुझसे बातें करने लगती। मुझे मोबाइल की वीडियो दिखाती थी, कभी फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाती तो कभी इंस्टाग्राम। तो मैं उससे कहती कि दीदी, मैं ये सीखकर क्या करूँगी? मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं है और ना ही कभी मेरे माता पिता मुझे मोबाइल दिलवा सकते हैं। तो वो मेरी बात पर कहती, जब मैं नया मोबाइल लूँगी ना तो तुम्हें अपना पुराना मोबाइल दे दूँगी, फिर तुम इसे अपने पास रख लेना। वो अपने पुराने कपड़े और जूते और अपना बाकी का सामान जो अब उसके इस्तेमाल का नहीं रहता, वो भी मुझे दे देती थी, जो देखने में ज़्यादा पुराना नहीं लगता था। वो बहुत अमीर थे, शायद इसीलिए उनकी बेटी एक भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर बाहर से खाना मंगवाती और अपने साथ मुझे भी खिलाती। उस लड़की का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं लगती थीं। वो फेसबुक पर हमेशा लड़कों से ही बात करती थी। मुझे भी उन लड़कों की तस्वीरें दिखाती थी। वो नौजवान बेहद खूबसूरत और स्मार्ट से होते थे। एक बार की बात है, उसने एक अरबी नौजवान की तस्वीर मुझे दिखाई और दिखाकर कहने लगी, ये मेरे दूर के भाई का दोस्त है। ये सऊदी का एक अमीर व्यक्ति है। इसका सऊदी में आलीशान बंगला है, जहां ये नौकरी करने वाली लड़कियों को 12 लाख रुपए देता है। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। मेरी मालिक की बेटी तो बहुत अमीर थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, और मैं गरीब थी, लेकिन मैं बेइंतहा हसीन और खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, लंबे बाल और ब्राउन आंखें देखकर लोग मुझे भी अरबी या टर्की की लड़की समझते थे। बस मेरे गरीब कपड़े मुझे मेरी औकात याद दिला जाते थे। उस मालकिन की बेटी का नाम मानसी था। एक बार जैसे ही मैं माँ के साथ काम करने के लिए उसके घर पहुँची, तो वो शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं मालकिन के घर की सफाई करती थी और बाकी का सारा काम मेरी माँ ही करती थी। लेकिन उस दिन तो मानसी ने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया। मुझे अपने साथ ऊपर अपने कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा भी था कि मुझे पहले सफाई करने दो, फिर हम बातें कर लेंगे, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने अपनी अलमारी खोली और अपना जोड़ा मुझे दे दिया और कहने लगी, इसे जल्दी से पहन कर आओ। मैं हैरान थी कि वो मुझे अपने कपड़े क्यों दे रही है। मैंने तो आज तक हमेशा से उसकी उतरन ही पहनी थी। आज तक कभी नया कपड़ा बदन पर नहीं गया, इसलिए मुझे कुछ हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, मानसी दीदी, मैं कैसे आपके नए कपड़े पहन सकती हूँ? मैं बेहद नर्वस थी और मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे थे, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार मैं कोई नया कपड़ा पहनने जा रही थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। इसीलिए वो कपड़े पहनकर मैं बाहर आ गई। उसने मेरे सुनहरी बाल खोले और मेरे बालों पर ब्रश करने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मानसी ने मेरा मेकअप भी कर दिया था। फिर वो मेरी तस्वीरें खींचने लगी। मुझे उसकी ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी। वो मेरी तस्वीरें अपने मोबाइल पर क्यों ले रही थी? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें अपने हुस्न की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैं जानती थी कि मैं बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हूँ, पर इसका क्या मतलब था? लेकिन हम गरीबों का हुस्न कब हमारी किस्मत बदलता है। मानसी दिखने में बेहद खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जितना उसके पास पैसा था
उससे तो कोई भी आदमी शादी के लिए तैयार हो जाता। कुछ देर तक वो अपने मोबाइल पर ही लगी रही, मोबाइल को ही चलाती रही और मुस्कुराती रही। एक अजीब सी चमक थी उसकी आंखों में, जैसे वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो। फिर उसने अपना मोबाइल मेरी तरफ कर दिया और कहने लगी, ये देखो, तुम्हारी तस्वीरों पर थोड़ी ही देर में कितने ज़्यादा लाइक और कमेंट आ गए हैं। मैंने देखा तो मेरी तस्वीरें फेसबुक की पोस्ट पर लगी हुई थी, लेकिन उस समय मुझे ये मालूम नहीं था कि फेसबुक पर अपनी तस्वीरें डालना बुरी बात है। वो मुझे कहने लगी कि एक अरबी है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने एक ओल्ड एज होम खोल रखा है। उसे वहाँ सेवा के लिए एक लड़की चाहिए, जिसे वो एक महीने में इंडियन करेंसी के हिसाब से 12 लाख रुपए देगा और वीज़ा टिकट भी खुद देगा। लेकिन उसे लड़की खूबसूरत ही चाहिए और उसे तुम पसंद आ गई हो। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। महीने में 12 लाख से तो मेरे घर की हालत बहुत बेहतर हो सकती थी। इतना पैसा तो मेरे माता पिता पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकते थे। मैंने यही बात अपनी माँ को घर जाकर बताई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि एक अकेली लड़की को हम दूसरे देश कैसे भेज सकते हैं। पता नहीं वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। मैंने अपनी माँ को कहा कि मानसी दीदी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मेरी माँ सोच में पड़ गई। मैंने कहा, माँ, क्या ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा गरीबी की ज़िंदगी गुजारें? अगर मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। मानसी दीदी ने बताया है कि वहाँ पर मुझ जैसी और भी लड़कियाँ काम करती हैं और वो सबको एक महीने के 12 लाख रुपए ही देता है। जब से मैंने माँ को ये बात बताई थी, माँ परेशान सी रहती थी। पिताजी ने भी मना कर दिया था। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन के बाद ही मुझे मानसी ने अपना पुराना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया है और इसे तुम अपने पास ही रखो। फिर वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हारे घर वाले माने तो इस अरबी के पास चली जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मुझे फेसबुक इस्तेमाल करना नहीं आता था। मोबाइल पाकर मैं बहुत खुश हुई थी। मानसी ने मुझसे कहा कि उसने मेरे नाम से इस फ़ोन में मेरे लिए फेसबुक आईडी बना दी है। मैं अब घर पर भी वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और एक बार मुझे उस अरबी का मैसेज आया कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे एक ऐसी लड़की की ही तलाश है जो आपकी तरह खूबसूरत हो। मैं एक ओल्ड एज होम चलाता हूँ। वहाँ बूढ़े लोग होते हैं। अगर आप वहाँ काम करेंगी तो आपको महीने के 12 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा तो यही दिल कर रहा था कि मैं वो काम कर लूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे कि यहाँ दूसरे शहर में क्या हो जाए ये ही पता नहीं चलता। ये तो फिर भी दूसरा देश है। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। माँ बेहद परेशान हो गई थी। सिर्फ माँ के पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पिताजी का इलाज भी करवाना था, इसीलिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मैंने माँ से कहा कि मुझे सऊदी जाने दें, मैं वहाँ से आप लोगों को पैसे भेजती रहूँगी। मुझे भेजना मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मैंने उस अरबी को हाँ कर दी थी। मानसी की माँ ने मेरी माँ से कहा कि वो उस अरबी को जानती हैं, वो बहुत ही शरीफ और एक अच्छा इंसान है। उस अरबी ने मुझसे कहा कि बैंक में मैं अपना अकाउंट खुलवा लूँ और मैंने उसकी बात मानकर अपना अकाउंट खुलवा लिया। तो उस अरबी ने मेरे अकाउंट में एडवांस सैलरी के तौर पर पूरे 6 लाख रुपए यानी मेरी आधी सैलरी मेरे अकाउंट में जमा कर दी और कहने लगा बाकी की आधी सैलरी मेरे वहां पहुंचने पर मुझे मिल जाएगी। वो कहने लगा कि पैसे अपने घर वालों को दे दो, कल एक आदमी आएगा और उसे तुम अपना पहचान पत्र देना, बाकी सब कुछ वो खुद कर लेगा। मैंने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में मेरा टिकट और वीज़ा मुझे मिल गया था। मैं सऊदी अरब के एक शहर में पहुंच गई थी। मुझे वो अरबी नौजवान ही लेने आया था, लेकिन वो मुझे एक फ़्लैट में ले गया जहां 2 कमरे थे, लेकिन वो फ्लैट बिल्कुल खाली था। वहां मेरे अलावा कोई भी लड़की नहीं थी। वो मुझसे कहने लगा कि कुछ दिनों मुझे यहीं रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे ओल्ड एज होम में नौकरी लगवा देगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मुझे रात के लिए खाना देकर वापस चला गया। मैं खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन जब वो अरबी फिर से फ्लैट पर आया और खाने के बाद मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास में डालकर दी और कहने लगा कि ये यहाँ का एक किस्म का शरबत है, इसे एक एनर्जी ड्रिंक समझकर पी लो। ये शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसे पीते ही इंसान में ताकत आ जाती है। चलो पीकर बताओ कि ये कैसी है।
मैंने गिलास हाथ में पकड़ तो लिया, लेकिन एक घूंट पीते ही ये मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने नागवारी से उसे देखा। मैंने कहा, मुझे नहीं पसंद। मैंने गिलास पीछे कर दिया, लेकिन वो अरबी कहने लगा। यही तो इसकी ख़ास बात है, पहला घूंट आपको बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसे पीते जाओ मज़ा बढ़ता ही जाता है। मेरे हाथ से गिलास लेकर उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगाया और फिर बोला, चलो जल्दी से ख़त्म करो। मेरे होठों से गिलास उसने तब तक नहीं हटाया जब तक कि वो पूरा खाली न हो गया, लेकिन उस शरबत को पीते ही ताकतवर होने के बजाय मैं तो बेहोश सी होने लगी थी। मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैं खड़ी होने लगी ताकि अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं चक्कर खाकर वहीं सोफे पर गिर गई। मैं चाहकर भी होश में नहीं आ पा रही थी। बहुत ही जल्दी मैं नींद में चली गई थी, लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। न जाने मेरा वजूद क्यों मुझे थका सा लग रहा था। मैं खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल भी खुले और बिखरे हुए थे, जबकि मुझे याद है कि मैंने बालों की चोटी बनाई हुई थी। मैं कमरे में अकेली थी। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को मेरे फ्लैट पर वही अरबी मौजूद था जो शायद अब जा चुका था। न जाने मुझ पर एक अजीब सी बेचैनी सवार थी, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैंने उस बात को अपना वहम समझा। मैं चकराते सर के साथ उठी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। शायद मुझे बुखार था, इसीलिए मेरे शरीर में दर्द था। मैंने दवाई खा ली। मुझे फिर से नींद आने लगी थी। शाम को अरबी फिर से उस फ्लैट में आ गया। मैं उस वक्त तक नॉर्मल हो चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगा कि कल रात तुम्हें नींद तो सही से आई थी ना? मुझे उसका ये सवाल कुछ अजीब सा लगा। उस शरबत का तो यही फायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद आराम से सो जाता है। वही शरबत उसने दोबारा टेबल पर रख दिया। मुझे याद आने लगा कि मैं तो रात सोफे पर ही सो रही थी। मैंने जब ये बात उस अरबी से पूछी तो कहने लगा कि तुम भूल गई हो, शायद तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, याद आ जाएगा। अच्छा, अब ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने बात ही बदल दी थी। खाने के बाद मैंने उससे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, बस 2 दिन बाद तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर तुम देखो कैसे तुम चंद दिनों में बहुत सारे पैसे कमाती हो। उसकी इस बात पर मैं बहुत खुश हो गई थी। खाना खाते वक्त वो मुझे ही देख रहा था और कहने लगा कि तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं और तुम खूबसूरत भी बहुत हो। ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा कि यूं ही मजाक कर रहा था, तुम तो घबराने लग गईं। खाने के बाद वो शरबत फिर से मुझे उस अरबी ने दिया। मैंने कहा, मुझे ये शरबत नहीं पीना है। तो कहने लगा कि ये अलग फ्लेवर का है, इसे ट्राई करके देखो। उसने कहा, इसे बस 2 घूंट पीकर बताओ, अगर तुम्हें ये पसंद आएगी तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाया करूँगा। न जाने क्यों मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझे वो शरबत पीने पर जिद कर रहा था। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। अपना हाथ मेरे ऊपर रखकर अपनी बाहों में लेकर उसने वो शरबत मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया। उसे पीते ही मैं होश खोने लगी थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और मेरा दिमाग भी पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो आदमी मेरे इस कदर करीब था, मैं जल्दी से पीछे हटी थी। मेरे हटने पर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। वो और मेरे साथ मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था। मेरे बाल और बिखरा हुलिया मेरी बर्बादी की कहानी सुना रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मेरे साथ ये सब कुछ कर गुजरेगा। उसकी गारंटी तो मेरी मालकिन ने दी थी, लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैं अकेली थी। मैं रोने लगी तो वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी वो शरबत कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। शायद उसमें नशा था। रात को उसे पीते ही मुझे भी तुम्हारी तरह होश नहीं रहा, इसीलिए खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया। और नशे में तुम भी मुझे अपने करीब आने का कह रही थी। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। मुझे लगा मैं किसी अंधेरी खाई में जा गिरी हूँ। ये सब क्या हो गया था? मैंने रोते हुए सर हिला दिया। मैंने कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो कहने लगा, तुम्हें याद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तो इस कदर बेफिक्र था
जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं हुई हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगा, देखो जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ। मुझे भी होश नहीं था और तुम्हें भी। ये बात शायद उसके लिए बोलना आसान थी, लेकिन मुझसे पाप हो गया था। मैं कैसे भूल सकती थी। वो मुझे रोता देखकर बाहर चला गया। 2 दिन तक वो नहीं आया। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस हो। मेरा ये हाल था कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। वो जब 2 दिन के बाद वापस आया तो मैं अभी भी रो ही रही थी, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। वो कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा हुआ था। मैं भी भूल जाता हूँ। कितना आसान था उसके लिए ये सब कुछ कहना। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी, मुझे वापस अपने देश जाना है, मुझे वापस भेजो। कहने लगा, मैंने बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है, इसीलिए भूल जाओ कि तुम वापस जा सकती हो। मैं उस वक्त बुरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुकी थी। एक अजनबी शहर था जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अगर वहाँ से चली भी जाती तो कहाँ जाती। वो मुझे बर्बाद कर चुका था और उसे इतना सा भी अफसोस नहीं था। मेरा परिवार जो दर्द से चूर था, मैं उनके हालात सुधारने के लिए यहाँ आई थी। मैं सोच चुकी थी कि नौकरी लग जाए तो दोबारा उस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगी। वो अरबी मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, मैं कल तुम्हें ओल्ड एज होम छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार हो गई और ये सोच चुकी थी कि अगर उसने मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं खुद कर लूँगी, लेकिन इसके फ्लैट में वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन उसके साथ जाना अभी मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई। वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दिखा था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ तो सिर्फ मर्द ही थे और सबके सब बूढ़े नहीं थे, हर उम्र के थे। मुझे देखकर तो जैसे सबकी आंखें चमक गई थीं। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं बुरे तरीके से फंस चुकी हूँ। वो अरबी मुझसे मेरा पासपोर्ट और मोबाइल हर चीज़ ले चुका था। मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ 2-3 और लड़कियाँ मेरी ही उम्र की थीं। उन्हें देखकर तो मुझे कुछ शांति मिली। शुक्र है कि कोई मुझ जैसी और तो हैं। वो भी सब की सब बहुत खूबसूरत और हसीन थीं। उस अरबी को देखकर वो डरकर सहम गई थी। उसने उनसे बहुत गुस्से में कहा, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। फेसबुक पर झूठ बोलकर खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उन्हें नौकरी का लालच देता था और वहाँ उस बंगले में उनसे जिस्म फरोशी का काम लेता था। वो लड़कियाँ भी अपनी गरीबी और मजबूरी के हाथों उस आदमी की बातों में आ गई थी। वो अरबी नहीं था, जानबूझकर उसने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था और उसमें हम लोग जो शॉर्टकट की खातिर ऐसे चालबाज लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। इस बंगले में अलग अलग मर्द आते और अपनी मर्जी की लड़की की सौदेबाजी करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता, कोई ग्राहक हम लड़कियों को अपने साथ भी अपने घर ले जाते और अगले दिन वहीं छोड़ जाते थे। एक बार मुझे एक ऐसा आदमी अपने साथ अपने फ्लैट में ले गया जो देखने में भारतीय लग रहा था। मैं पिछले 6 महीने से जिस्म फरोशी कर रही थी, लेकिन इस काम की आदी नहीं हो पाई थी। मैं हर बार इस पाप को करते हुए रोती थी, सामने वाले से मिन्नतें करती थी कि ऊपर वाला मुझे इस पाप से दूर रहने दे। लेकिन मेरे ज़रा से विरोध करने पर वो लोग जानवरपन पे उतर आते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। मुझे अपने पैसे कमाने के फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन मेरे पास वहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं पीछे हट गई। वो मुझे गौर से देखने लगा। मेरे कान के पास आकर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कान में ये चोट कैसे लगी। मैंने उसे रोते हुए कहा कि मुझे इस पाप से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, लेकिन मुझे यहाँ ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भेजा जाता है। इसलिए जब मैं ये गंदा काम करने से मना करती हूँ तो मुझ पर जुल्म व सितम किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मेरे कान में पहने टॉप्स को खींचा जाता है। इसलिए मुझे ये चोट लग गई। पहली बार मैंने अपने लिए एक आदमी की आंखों में दर्द की लहर देखी थी। उसने सबसे पहले मेरे कानों से टॉप्स उतार कर मुझे इस तकलीफ से आज़ाद किया था। फिर मुझे ठंडे पानी का गिलास दिया और कहने लगा, ये सादा पानी है,
इसमें कोई नशीली दवाई नहीं मिली है। ये सुनकर मैं कठिन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली कि ऐसा करो, मुझे कोई नशा ही पिला दो कि मैं इस पाप को सहने की तकलीफ भूल जाऊं। मेरी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और कमरे में मुझे छोड़कर बाहर निकल गया था। फिर वो पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया था। मैं उसका इंतजार करके थक कर सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा अभी भी खाली था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि वो व्यक्ति मेरी दुगनी कीमत अदा करके मुझे अपने साथ यहाँ लाया था, तो फिर उसने मुझे अभी तक छुआ क्यों नहीं। जिस्म फरोशी के अड्डे पर आने वाले नौजवान अपने पैसे हम जैसी लड़कियों से पूरे वसूल कर ही हमारी जान छोड़ते थे। फिर ये कैसा इंसान था। मैं उठकर जब कमरे से बाहर निकली तो वो सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। सामने टेबल पर रखा ट्रे सिगरेट से भरा पड़ा था। पहले मुझे लगा कि शायद वो पूरी रात जागकर सिगरेट पीता रहा है। मुझे देख उसने सिगरेट बुझा दी थी। फिर कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। मैं तैयार हो गई, लेकिन मुझे उस वक्त पर हैरत थी कि वापस जाने से पहले उसने मुझे एक छोटे से टॉप्स दिए और कहने लगा कि इसे पहन लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम ये पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने वो टॉप्स पहन लिए। मुझे वो आदमी बहुत अलग सा लगा था। 2 दिन बाद फिर वो मेरी दुगनी कीमत देकर मुझे अपने साथ ले गया। आज भी वो मुझे मेरे कमरे में आराम करने की सलाह देकर बाहर निकल गया। मैं जितना उस आदमी पर हैरान होती कम था। मैं भी कुछ देर बाद बाहर आ गई। वो एक तस्वीर हाथ में पकड़े रो रहा था, साथ ही साथ सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास आ गई। मुझे देखकर उसने वो तस्वीर हटा ली। मैंने उससे कहा कि ये कौन है। मेरी बहन है। वो भी ऐसे ही किसी शख्स के हत्थे चढ़ गई थी। भारत से वो आदमी उससे शादी करके अपनी पत्नी बनाकर उसे यहाँ लाया था और फिर उससे जिस्म फरोशी का काम लेने लगा। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वो मर चुकी थी, इस इंतजार में कि शायद उसे कोई बचाने आ जाएगा। वो रोते हुए कहने लगा कि मुझे देर हो गई, काश मैं पहले पहुंचकर उसे बचा लेता, लेकिन उसे तो बचा नहीं पाया। इसलिए मैंने सोचा कि उस जैसी बहुत सी लड़कियों को जरूर बचाऊंगा। मैं उसे गौर से देखने लगी तो वो कहने लगा, मैंने जो टॉप्स तुम्हें दिए थे उस पर एक कैमरा लगा था। इस कैमरे की वजह से उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझ तक पहुंच गई थी। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पुलिस में है, उसने मेरी मदद की है। अब तक उस बंगले पर पुलिस का छापा भी पड़ चुका होगा। अब तुम आजाद हो। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। खुशी के मारे मैं रो रही थी। अगले ही दिन मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। वो आदमी भी अब इंडिया जा रहा था। जहाज में ही उसने मुझसे शादी के लिए मेरी मर्जी पूछी। वो एक अच्छा इंसान था। मेरे अतीत को जानते हुए भी उसने मेरे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था, इसीलिए मैंने उसे इनकार नहीं किया। इंडिया पहुंचकर मैं अपने घर जाकर अपनी माँ के गले लग गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों के बाद ही मेरी उससे शादी हो गई। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, सिर्फ उस इंसान की वजह से जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझे सहारा दिया। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, मेहनत करें, पसीना बहाएं, दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन कभी भी जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी शॉर्टकट का सहारा न लें, क्योंकि हो सकता है वो शॉर्टकट आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। और ऐसे लोगों से बचे रहें जो दूसरों को झांसा देकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।